चंपावत में थमा चुनाव प्रचार। अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे प्रत्याशी बाइक से प्रचार करने निकले सीएम धामी। 31 मई को होने हैं उपचुनाव। भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। बीएसएफ के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। रामनगर के मालधन में आतंक के साए में जीने को मजबूर लोग। गुलदार के आतंक से घर से निकलना दूभर। लोगों ने की गुलदार को पिंजरे में कैद करने की मांग। और शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। टिहरी के थोलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज काफल पानी का मामला। 10 साल से भवन क्षतिग्रस्त सो रहा शिक्षा महकमा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाइक से डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उनके साथ कैलाश कैतोड़ी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बीच सीएम धामी आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसका भी विशेष ध्यान उन्होंने रखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज आम पोखरा में इन दिनों गुलदार का आतंक मचा हुआ है। आपको बता दें कि शिवनाथपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अंधेरे का फायदा उठाकर गुलदार मवेशियों के बाड़े में घुस गया और एक 4 साल के बैल को उठाकर ले गया। थोड़ी दूरी पर ले जाकर उसने बैल को अपना निवाला बनाया। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। आबादी के क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण अब गुलदार को पिंजरे में कैद करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोई कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। मेरे गौशाला के अंदर से जो है बाघ जो है घुस के जो है और एक 3 या 4 साल के बीच करीबन उसकी उम्र होगी बछड़े की, और गोट से ही उठा के वो ले गया। जो है हमें अपने जान मान का भी खतरा है, अपना जानवरों को खतरा है और हमें जो है सुरक्षा की जो है हम मांग कर रहे हैं आपसे। जो है एक बछड़े को जो 4-5 साल का था उसे उठा करके ले गया है और मैं यहाँ पर मौके पर आया, मैंने देखा वो घर के अंदर से उठा करके ले गया है। इस प्रकार की जो घटना है कई बार हमने फॉरेस्ट वालों को भी बताया, वो जो 1000-1500 मुआवजा होता है वो दे करके चले जाते हैं। तो हमारा एक निवेदन है वन विभाग से या टाइगर के ऑफिसरों से कि आप इस गुलदार को पकड़ करके पिंजरे में डाल करके किसी घनघोर जंगल में छोड़ करके आएँ। अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा घटित होती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। चलिए और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम अहमद जुड़ गए हैं। सलीम, जिस तरह से आम पोखरा में इन दिनों गुलदार का आतंक मचा हुआ है, लोग काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो गुलदार है उसको पिंजरे में बंद किया जाए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा मामला है तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की आम पोखरा रेंज का है। यहाँ पे जो आसपास में जो गांव बसे हुए हैं इस रेंज के, वहाँ पर लगातार गुलदार की जो है एक मूवमेंट बनी हुई है। लगातार गुलदार जो है ग्रामीणों के जानवरों पर हमला कर रहा है। इससे पहले भी कई जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं पे ग्रामीणों में बहुत ज्यादा दहशत फैली हुई है और वो लोग ये चाहते हैं कि इस गुलदार को रेस्क्यू करके इसको पिंजरे बंद करके दूर जाकर छोड़ा जाए ताकि कोई जनहानि ना हो सके यहाँ पे। और उसी को लेकर के वो बात कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद भी गुलदार की वन विभाग के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं अभी तक। तो उसी को लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी
बिल्कुल सलीम, जानना चाहूंगी क्या शिकायत यहाँ पर प्रशासन को कर दी गई है? वन विभाग ने फिलहाल क्या ट्रेस कर लिया है कहाँ पर गुलदार है और किस तरीके से पकड़ना है, मुआयना कर लिया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही टीम को इस बात इस वो पूरे घटना की जानकारी मिली है तो टीम मौके पर वहां पे पहुंची। टीम ने मौका मुआयना भी किया वहां पे जाकर के, और जो वन विभाग की टीम वहां मौके पे पहुंची थी, स्थानीय टीम, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जनता को कहीं ना कहीं कि हम लोग जो है रात्रि गश्त बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम पिंजरे के लिए भी हमने रेंजर साहब को जो है सूचना दे दी है कि पिंजरे लगाने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं, और जैसे ही अधिकारी हमें कुछ निर्देशित करेंगे उच्च अधिकारी, तो हम पिंजरे की कार्रवाई भी करेंगे। बाकी हम लगातार जो है रात के टाइम में यहाँ पे गश्त करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे तो कर रही है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही है। आज भी कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी हालत बद से बदतर है। ऐसा ही हाल टिहरी जिले के थोलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज काफल पानी का है। विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, जिसके कारण बरसात के दिनों में छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई सुध नहीं है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि भवन की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार विभाग को अवगत कराया है। 10 साल से विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि 1950 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी। विद्यालय में वर्तमान में 140 बच्चे अध्ययनरत हैं और 16 अध्यापक हैं। जैसे कि छत टूटे हुए हैं, जैसे कि हमें परेशानी होती है कि कहीं वो हमारे सर पे ना आ जाए। जैसे हमारे माँ बाप को भी डर रहता है, हमें भी डर रहता है। तो जैसे ही बारिश का समय होता है तो हम वैसे घर चले जाते हैं। सर हमको रोकते हैं पर हम तभी भी चले जाते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप को भी डर रहता है कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। छत यहाँ पे जो टूटे फूटे हैं, जिसके कारण हम हमेशा बाहर में ही पढ़ाई करते हैं, बाहर में बैठते हैं, अंदर हमें मौका नहीं मिल पाता। मतलब दिक्कतें होती है, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो टपकता रहता है पानी छत से, तो हमें थोड़ा कंजेस्टेड होके बैठना पड़ता है, तो मतलब पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती उस कारण से। कंप्यूटर रूम की हालत ये है कि वहाँ बच्चे एमडीएम का भोजन करते हैं, आधा कमरे में भोजन करते हैं, आधा कमरे में कंप्यूटर रखे हैं, और जो कंप्यूटर हैं वो भी खराब स्थिति में बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल सारे बंद पड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं शासन से कि भाई हमें एक नया भवन स्वीकृत किया जाए, जिससे कि बच्चों को परेशानी आगे बरसात में, और ये स्थितियाँ आप भवन की हैं और आग लगने के कारण तो इसकी स्थिति और ख़राब हो गई, और इसमें कभी भी ये बड़ा रिस्की है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमारा शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपा करके हमें एक भवन देने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और क्षेत्र की जनता ने मिलकर अपने चंदा इकट्ठा करके, और पूरे क्षेत्र का हमारा जुआ पट्टी का एक ही यहाँ पे पहले हाई स्कूल था, ये उसके बाद इंटर कॉलेज में इसका हुआ, उसके बाद में जनता का विद्यालय था ये, उसके बाद इसका प्रांतीयकरण हुआ। लेकिन जब से इसका प्रांतीयकरण हुआ, पहले जनता के लोग और जनता के प्रतिनिधि जो थे वो उस पर ध्यान दे देते थे चंदा इकट्ठा करके। तो सरकार का ध्यान भी, सरकार को फोकस करना पड़ेगा कि सरकारी विद्यालयों की जब ये दशा होगी तो प्राइवेट विद्यालयों में लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जब भारी बरसात होगी इनको विद्यालय बंद करना पड़ेगा, विद्यालय बंद होगा तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, तो अध्यापक ये जो हमारे अभिभावक हैं वो मजबूर हो जाएंगे अपने बच्चों को दूसरे विद्यालयों में भेजने के लिए। क्षतिग्रस्त का तो लगा हुआ है, जब सूचनाएं मांगी जाती हैं तब हम ही इसकी सूचनाएं देते रहते हैं कि ये भवन क्षतिग्रस्त हैं, और हमारे पास इतने कमरे जो है मौजूद हैं, 5-6 कमरे हमारे पास ठीक ठाक हैं। बाकी कमरे जब हमारे पास बरसात का मौसम आता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, और बच्चों को कहाँ जब कंबाइन क्लास बैठानी पड़ती है एक साथ। तरह से जो है हमारे पास जो है जो पुराने भवन है जहाँ हमारा कार्यालय वगैरह है, उसके कई सारे कमरे जो ऐसे हैं जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं। ये बहुत परेशानी है, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और शासन स्तर पर भी हम जो है सूचनाएं भेजते रहते हैं कि हमारे पास भवन की कमी है। हल्द्वानी में उत्तराखंड NIOS DLED TET प्रशिक्षण शिक्षक महासंघ के बैनर तले एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार पर हाईकोर्ट का आदेश न मानने के आरोप भी लगाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने बताया कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को संसद के दोनों सदनों में बिल पास कर
डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या करीब 37,000 थी। लेकिन विद्यालयी शिक्षा सचिव ने एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पात्र शिक्षकों को बेरोजगारों की तरह भटकना पड़ रहा है। कई बार शिक्षा सचिव से लेकर शिक्षा मंत्री तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो नवंबर-दिसंबर में जारी हुई थी, उसमें हमने आवेदन किया था। सरकार ने दिशा निर्देश दिए थे। पुनः सरकार ने ही हमारे जो सम्मिलित करने का पत्र है उसको रद्द कर दिया था और उसके उपरांत हम कोर्ट में गए। सरकार से कई बार हम अनुरोध कर चुके हैं, 1 महीना बीत गया है, अभी तक सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। एनआईओएस प्रशिक्षु हैं और शिक्षक हैं। ये कहा गया है कि हमें इस काउंसलिंग में भर्ती में लिया जाएगा, लेकिन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से हमारे लिए कोई भी वहाँ से आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी हमारे इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस काउंसलिंग में भर्ती किया जाए और हमें ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए। चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर सुबह से ही आस्था की डुबकी लग रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दान दक्षिणा, स्नान और तर्पण का कार्य कर रहे हैं और अपने पितृ से कामना कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम लगे श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिसकर्मी जगह जगह अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। शाम तक लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचेंगे। चारों धाम की यात्रा में आए थे। यात्रा पूरी हो गई है, सकुशल हो गई है, आनंदित हैं। आज 12 बरसात है, आज सोमवती अमावस्या है, स्नान हुए हैं, दान भी हुआ है, गंगा जी के तट पे हैं, आनंद है। यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री के इस पावन पर्व पर माँ गंगा के तट पर 6 महीने के बाद सोमवती अमावस का पर्व इस वर्ष पहली बार पड़ा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का ये भाग्य है जो आज माँ गंगा के तट पर हम सोमवती अमावस का पूजन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के थाती बर्मा में सैनिक स्कूल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में शिलान्यास के बावजूद 7 साल में भी सैनिक स्कूल नहीं बनने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन का मन बना लिया है। जन जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी है। 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री सैनिक स्कूल का शिलान्यास कर चुके हैं, बावजूद इसके स्कूल निर्माण कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और इसके विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने से लेकर विधायक और सांसद का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं विधायक भरत चौधरी के आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। विधायक ने कहा कि बजट सत्र में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा। अभी इस सैनिक स्कूल को जब स्वीकृत हुआ था, आज 7 वर्ष हो चुके हैं और आज तक धरातल पे एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। तो हम तो सबसे पहले सरकार से आग्रह करेंगे कि भाई ये सैनिक विद्यालय बने। हमारा सैनिक विद्यालय जो है उसको 7 साल से लटका हुआ है, यथाशीघ्र उस पर धन की व्यवस्था करवाएं और इस कार्य को प्रारंभ करवाएं। इस प्रकरण को पिछले 6-7 साल होने जा रहे हैं। इस सैनिक विद्यालय की नींव रख देती है तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने प्रदेश सरकार का, अपने केंद्र सरकार का। बाई द वे, अगर हमारी सरकार, हमारी समिति, हमारे जितने भी पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, अगर उनको अनदेखा अनसुनी करती है तो हम इसके लिए बहुत बाध्य हो जाएंगे। हम सरकार के खिलाफ भी बैठ सकते हैं। हम पूरी जनता इस सैनिक विद्यालय यहाँ थाती दिगदार में बनाना चाहते हैं। ये सैनिक स्कूल का जो मुद्दा है
वो ये केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड का मुद्दा है। ये होना चाहिए था कि केवल बड़मा को न लेकर के इसमें पूरे उत्तराखंड नहीं तो जनपद रुद्रप्रयाग के लोगों को इसमें एक पूरी समिति बनाई जाए, ताकि ये जो ये कार्य है सभी लोग इसको अपना मानते हुए कार्य करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये केवल एक ही गांव, एक ही क्षेत्र से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा, पूरे क्षेत्र के लोगों को इसमें जोड़ना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी बात हुई है। इसकी DPR बन करके तैयार है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष का जो हमारा बजट होगा उसमें बजट प्रोविजन सैनिक निर्माण स्कूल निर्माण के लिए किए जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आंदोलन की आवश्यकता जहाँ तक संभव हो उसकी आवश्यकता न पड़े और जल्दी हम सैनिक स्कूल का आधे काम के बराबर होती है। भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में रविवार को BSF के जवानों के द्वारा अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल से हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ BSF के कमांडेंट महेश कुमार नेगी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य BSF के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और आम जनता में डेयर डेविल्स के माध्यम से देश के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम की भावना को जगाना था। मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि आज BSF के जांबाज मोटरसाइकिल टीम ने BSF इंस्टीट्यूट और एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग देहरादून के मार्गदर्शन में अपनी जांबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। BSF के जवानों के कारण आज देश की सीमाएं और हम सुरक्षित हैं। मुझे भी आज इस अविस्मरणीय कार्यक्रम का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सीमा प्रहरियों के बेहतर तालमेल और अनुशासन की सबने जमकर तारीफ की। आज इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी BSF है, उनका पूरा साहसिक ये अभियान देखने को मिला। मैं सभी कैडेट्स को, कमांडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया और ये विश्वास दिलाया हमको कि इनके हाथ में देश सुरक्षित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि BSF के जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और हमारे टूरिज्म का जो अभियान है, उसमें काफ़ी हमें सहयोग मिलता रहता है। पैराग्लाइडिंग, कैनोइंग और हमारा रिवर राफ्टिंग, काफ़ी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमें BSF का सहयोग मिलता है। हम मिल करके हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में मैं सभी को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूं। गदरपुर के महतोश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात विभाग ने वाहनों की चेकिंग कर 2 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया गया। ओवरलोड ट्रकों पर भी कार्रवाई की गई। परिवहन अधिकारी विमल उप्रेती ने बताया कि यातायात विभाग का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसमें मोटरसाइकिल ट्रिपल राइडिंग जो कर रहे हैं वाहन, क्या कहते हैं, इनको रोकना है हेलमेट, बिना हेलमेट के, और ओवरलोडिंग डग्गा मार वाहन जो हैं उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। अगर RTO से रजिस्ट्रेशन है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन वाहनों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। आज ही मेरे द्वारा क्या कहते हैं 2 वाहनों के चालान किए गए। आज सोमवती अमावस्या का महास्नान है। 2.5 साल बाद हरिद्वार में किसी स्नान पर्व पर इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। सड़कों से लेकर गंगा घाट और फिर पौराणिक ब्रह्मकुंड तक हर जगह सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आ रही है। पौराणिक महाकुंड पर रात 12 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त तक गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। हर किसी में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ सी मची नजर आ रही है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरा मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन और 16 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया है। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर भी अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया।
स्वतंत्र कुमार एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस प्रशासन को पहले ही अनुमान था कि सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार आएगी और इसी को देखते हुए हमारे द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बस स्नान ध्यान से बहुत पुण्य मिलता है और क्या, सारे पाप कटेंगे। और आज वट सावित्री का व्रत भी है, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। इस दिन का एक अपना महत्व है। अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना। माता जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। आस्था है, पुरानी जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ है। सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेके और शिव मूर्ति के आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे आए, काफ़ी श्रद्धालु आए। और चंपावत में 31 मई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी देवेंद्र पिंचा ने पोलिंग बूथों और सभी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और मतदान में कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। निगरानी टीम और प्रभारी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी मुस्तैदी और पूरी सावधानी के साथ चेकिंग अभियान चलाएं और सख्ती से सभी वाहनों की चेकिंग हो। चेकिंग में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निवर्तमान विधायक कैलेश गहतोड़ी के साथ एक अलग ही अंदाज में बाइक चलाते हुए टनकपुर पहुंचे। यहां पर बिहारी चौराहे के समीप महादेव चाय वाले के यहां पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध महादेव की चाय का आनंद लिया। आपको बता दें कि पहले भी टनकपुरी पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी प्रसिद्ध महादेव की चाय पी चुके हैं। बीजेपी से राज्यसभा के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी को चुना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में डॉक्टर कल्पना उत्तराखंड सरकार के पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने 10 नाम केंद्रीय संगठन को पैनल के रूप में भेजे थे, लेकिन अचानक नया नाम आने के बाद बीजेपी ने सभी को एक बार फिर चौंका दिया है। पैनल में भेजे गए सभी नाम राज्य के बड़े नेता और सालों से संगठन में काम कर रहे नेताओं के थे, लेकिन एक बार फिर अप्रत्याशित रूप से बीजेपी ने नए नाम को भेजकर सभी को हैरान कर दिया है। लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार अपात्र को ना, पात्र को हाँ अभियान के अंतर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड समर्पित किए जाने की समयावधि 31 मई 2022 से बढ़ाकर 31 जून 2022 कर दी गई है। ये जानकारी देते हुए आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव कुर्वे ने बताया कि वर्तमान में अपात्र को ना, पात्र को हाँ अभियान के अंतर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड समर्पित किए जाने के लिए 31 मई 2022 तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर दिनांक 30 जून 2022 कर दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।